हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास सब्जेक्ट हैगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम का सब्जेक्ट, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियोस होने वाली हैं, जिसके अंदर मैं आपको करवाने वाला हूँ इसकी जो पांचों यूनिट है उनको मैं आपको वन शॉट रिवीजन वीडियोस में कवर करवाने वाला हूँ। यूनिट वाइज मतलब 5 वीडियोस मिलेंगी आपको। एक वीडियो के अंदर एक यूनिट को कंप्लीट वन शॉट के अंदर कवर कर दिया जाएगा। जो जो कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, आपके एग्जाम के सिलेबस में दिया गया है, वो उस पूरी यूनिट का सारा कंटेंट एक वीडियो के अंदर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। जिन नोट्स से वो कंटेंट कवर करवाया जाएगा, वो नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको वो परचेज करने पड़ेंगे। पेड नोट्स हैं, 159 रुपीज में आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आप मेरे को टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर डीएम करिए, वहां से आप उसे परचेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल का जो अबाउट सेक्शन है या कम्युनिटी पोस्ट वाला सेक्शन है, वहाँ को और आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप का नंबर आपको चैनल पर अवेलेबल है, टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है, वहां से आप नंबर लेकर मेरे को डीएम कर सकते हैं, वहां से आप नोट परचेज कर सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इन वन शॉट रिवीजन को एचआरएम सब्जेक्ट की। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस टाइप के और कंटेंट के लिए वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी यूनिट नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू एचआरएम, इसकी पूरी वन शॉट रिवीजन। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। आज हमें इस यूनिट का क्या क्या कंटेंट कवर करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस यूनिट में आपको जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो क्या क्या चीजें करनी है। कंसेप्ट एंड फंक्शन ऑफ एचआरएम, रोल स्टेटस एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ एचआर मैनेजर, एचआर पॉलिसी, इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम, इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ एचआरएम, वर्कप्लेस डाइवर्सिटी, एम्पावरमेंट, डाउनसाइजिंग, वीआरएस एंड वर्क लाइफ बैलेंस। इतना कंटेंट आपको अपने इसी यूनिट में कवर करना है। इसके अलावा कुछ और करने की आपको जरूरत नहीं है, इतना ही आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, तो देखिए, आज सबसे पहले हमें पढ़ना है एचआरएम का मीनिंग क्या होता है। तो द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रेफर्स टू फिलोसॉफी, पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रैक्टिस रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ऑफ पीपल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? ये एक तरीके की पॉलिसी कह सकते हैं, प्रोसीजर कह सकते हैं या प्रैक्टिस कह सकते हैं। किस चीज से रिलेटेड? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब जो लोग उसके अंदर काम करते हैं उन्हें मैनेज करना, वो कहलाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। HRM is a process consisting of acquisition, development, motivation, maintenance of human resource। HRM को हम क्या कहते हैं? ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसके अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज को एक्वायर करा जाता है, डेवलप करा जाता है, उन्हें मोटिवेट करा जाता है और उन्हें मैनेज करके रखा जाता है। द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉइंग पीपल, डेवलपिंग देयर रिसोर्सेज, यूटिलाइजिंग, मेंटेनिंग एंड कंपनसेटिंग देयर सर्विस इन ट्यून विद द जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट with a view to contribute to the goal of organization, individual and society। ये क्या है? एक तरीके का प्रोसेस है जिसके अंदर लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, उनके रिसोर्सेज डेवलप करवाते हैं, यूटिलाइज करते हैं, उनको मेंटेन करके रखते हैं और कंपनसेट करते हैं उनकी सर्विसेज के लिए। और ये सारी चीजें किस लिए करते हैं? जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव किया जा सके। तो ये कहलाता है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, अब बात आती है एचआरएम का नेचर क्या होता है। तो पहला पॉइंट आता है, एचआरएम इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल एंड पॉलिसी व्हिच हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। एचआरएम क्या है? कुछ प्रिंसिपल और पॉलिसीज पर बेस्ड है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की किस चीज में मदद करता है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसे मदद अचीव करने में मदद करता है। एचआरएम इज अ परवेजिव फंक्शन। इसका मतलब है इट सजेस्ट दैट एचआरएम इज नॉट एसोसिएटेड टू अ सिंगल डिपार्टमेंट, इंस्टीड इट इज अ ब्रॉडर फंक्शन एंड इज स्प्रेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन which manages all type of employee people from lower level to top level department of the organization। एचआरएम क्या है? एक तरीके का परवेदी फंक्शन है, मतलब सभी जगह सभी लेवल्स पर अप्लाई होता है। ये सिर्फ हमें एक सिंगल डिपार्टमेंट में नहीं, हर डिपार्टमेंट में इसकी जरूरत पड़ती है, हर लेवल पर इसकी जरूरत पड़ती है। लोअर लेवल से लेकर टॉप लेवल तक के डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय को मैनेज करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। एचआरएम इज पीपल ओरिएंटेड। तो द मेन कोर और कंसर्न ऑफ एचआरएम इज पीपल और ह्यूमन रिसोर्स। जो मेन फोकस होता है एचआरएम का वो कौन है? लोग हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वर्क विद एंड फॉर द पीपल। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम लोगों के लिए काम करता है और लोगों के साथ काम करता है। HRM is a continuous activity as HRM need to continuously train, develop or replace to meet the growing level of competition and changes in market, hence it is a continuous activity। HRM क्या है? एक continuous activity है, इसे हमेशा डेवलप होने की जरूरत है, ट्रेन होने की जरूरत है, इसके अंदर लोगों को रिप्लेस करते रहने की जरूरत है हमारी ग्रोइंग नीड्स के अकॉर्डिंग, ग्रोइंग लेवल्स के अकॉर्डिंग। द एचआरएम इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। ये एक तरीके से मैनेजमेंट के फंक्शन का पार्ट है, लाइक इशूइंग, हायरिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉय आर टेकन केयर बाय एचआरएम।
ये मैनेजमेंट फंक्शन का पार्ट कैसे है, क्योंकि हम एचआरएम के थ्रू ही लोगों को हायर करते हैं, उन्हें डेवलप करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, कंपनसेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं और एडमिन मतलब जितना भी ऑफिस का काम होता है वो सारा एम्प्लॉय के साथ हम किसकी मदद से कर पाते हैं, आराम से एचआरएम की मदद से अच्छे से ये सारी चीजें हो पाती हैं। तो ये था आपका नेचर ऑफ एचआरएम। एक लास्ट पॉइंट है, द मेन एम ऑफ एचआरएम इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय। जो मेन एम है एचआरएम का वो क्या है, एम्प्लॉयज का सही से यूटिलाइजेशन करना, यही एम है एचआरएम का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम की। एचआरएम है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एचआरएम कैसे बेनिफिशियल है। तो नंबर 1 है गुड ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस हेल्प इन अट्रैक्टिंग एंड रिटेन द बेस्ट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को अच्छे से मैनेज करा जाता है तो इससे क्या होगा, अच्छे लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट होंगे और रिटेन रहेंगे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू मेक यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द अपॉइंटमेंट ऑफ राइट टाइप ऑफ पर्सन इज एसेंशियल। द राइट पीपल कैन फिट इट इनटू न्यू जॉब प्रॉपरली ओनली इफ द मैनेजमेंट परफॉर्म इट्स एचआर फंक्शन सेटिस्फैक्टरली। क्या है, अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके लोगों को हायर करेंगे तो वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसेंशियल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। और राइट पीपल अगर ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर नहीं जाएंगे तो उससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है। और राइट पीपल आएंगे कैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एचआर के फंक्शन से वो आते हैं। HR planning alerts the organization to type of people it will need in short, medium and long run। ह्यूमन रिसोर्स जो प्लानिंग होती है उसी से हमें पता लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट रन के लिए, मीडियम रन के लिए और लॉन्ग टाइम के लिए किस टाइप के एम्प्लॉयज की जरूरत है, उन तरीके के एम्प्लॉय को हायर करा जाता है। नेक्स्ट है एचआर डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर मीटिंग द चैलेंजेस ऑफ फ्यूचर। द इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम हैज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ रियली मैनेजरियल टैलेंट इन द कंट्री। क्या बोला है, एचआर डेवलपमेंट किस लिए एसेंशियल है, क्योंकि फ्यूचर में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाली है एम्प्लॉय को हायर करने का वर्क जो है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा टैलेंट कम होता जा रहा है कंट्री के अंदर, उसके लिए तो अब क्या हो रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें अच्छे एम्प्लॉय मिल पाना बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स टास्क होता जा रहा है, तो उसके लिए एक अच्छे एचआरएम की जरूरत है। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु एम्प्लॉय थाउजेंड ऑफ एम्प्लॉय इन डिफरेंट कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, अब ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ गया है, तो उन ऑर्गेनाइजेशन को पूरे वर्ल्ड में वर्क करने के लिए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अपनी में वर्क करवाने के लिए थाउजेंड ऑफ एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है। द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ पीपल एम्प्लॉयड। और जो कंपनी है उसकी परफॉर्मेंस किस चीज पर डिपेंड करती है, उसने कैसे तरीके के लोगों को हायर कर रखा है। और लोग हायर किस प्रोसेस से होते हैं, एचआरएम के प्रोसेस से। तो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए एचआरएम की इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस फॉर द एम्प्लॉय की, एचआरएम जो है वो एम्प्लॉय के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, उनके लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो एचआरएम स्ट्रेस ऑन द मोटिवेशन of the employee by providing them various financial and non financial incentive। एचआरएम पॉलिसी के अंदर ही एम्प्लॉयज को अलग अलग टाइप के इंसेंटिव दिए जाते हैं, चाहे फाइनेंशियल बेनिफिट हो चाहे नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट हो। तो इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉय होते हैं वो मोटिवेट होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अच्छे से काम करते हैं। नेक्स्ट है राइट ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इज ऑल्सो स्ट्रेस्ड अपॉन सो दैट द एम्प्लॉय कैन कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एचआरएम के अंदर एम्प्लॉयज को ऐसा क्लाइमेट प्रोवाइड करवाया जाता है जो कि स्ट्रेस फ्री होता है, जिसकी मदद से एम्प्लॉय क्या कर पाते हैं, अपना मैक्सिमम अचीवमेंट दे पाते हैं, मैक्सिमम ही एफिशिएंटली काम कर पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एचआर प्रोमोट टीम वर्क एंड टीम स्पिरिट अमंग एम्प्लॉय। अगर अच्छा एचआर का मैनेजमेंट होता है, मतलब एचआर मैनेजमेंट अच्छा होता है, तो जो एम्प्लॉय होते हैं वो टीम वर्क और टीम स्पिरिट को प्रमोट करते हैं, मतलब टीम में रहकर काम करते हैं और अच्छे से कोऑर्डिनेट करके काम कर पाते हैं। नेक्स्ट है इट ऑफर एक्सीलेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी टू पीपल हु हैव द पोटेंशियल टू राइज। जो एचआरएम है वो ऐसे एम्प्लॉय को अच्छी अपॉर्चुनिटीज देता है जिनके अंदर पोटेंशियल है कि वो अपने आप को और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, तो उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड भी एचआरएम करवाता है। नेक्स्ट है इट ऑल्सो इनकरेज पीपल टू वर्क विद डिलीजेंस एंड कमिटमेंट। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय होते हैं उन्हें इनकरेज करता है कि वो और डिलीजेंस के साथ और कमिटमेंट के साथ काम करें ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस फॉर दी सोसाइटी। एचआरएम की इंपॉर्टेंस सोसाइटी के लिए क्या है, तो गुड एचआर एफर्ट लीड टू प्रोडक्टिविटी गेन। अगर एचआर एफर्ट अच्छे होंगे तो प्रोडक्टिविटी गेन होता है, मतलब रेशन ऑफ आउटपुट टू इनपुट टू दी सोसाइटी, मतलब जितना इनपुट ऑर्गेनाइजेशन लेती है सोसाइटी से उससे ज्यादा आउटपुट दे पाती है सोसाइटी को।
since it enable the manager to reduce cost, save scarce resources, enhance profit and offer better pay, benefit and working condition to employee। ये सारी चीजें किस तरीके से होती हैं, जब जो मैनेजर है वो कॉस्ट को कम कर पाता है, रिसोर्सेज को सेव कर पाता है एचआरएम की मदद से, प्रॉफिट को बढ़ा पाता है और अच्छा पे दे पाता है एम्प्लॉय को, तो फिर उससे सोसाइटी का भी बेनिफिट होता है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंस हो गई एचआरएम की, कि एचआरएम की क्या इंपॉर्टेंस होती है सोसाइटी के लिए, एम्प्लॉय के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब बात आती है फंक्शंस ऑफ एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा मैनेजरल फंक्शन। क्या है एचआरएम का, तो प्लानिंग आती है इसके अंदर। इट इज प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, प्लानिंग पर्टेन टू फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ पर्सनल प्रोग्राम एंड चेंज इन एडवांस दैट विल कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल। प्लानिंग क्या होती है, प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन जो हमने पहले से डिसाइड कर लिया हो कि हमें क्या करना है। अब एचआरएम के अंदर क्या प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमें किस तरीके के एम्प्लॉय चाहिए, किस प्रोग्राम के लिए एम्प्लॉय चाहिए, ये सारी चीजें हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। तो एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ मीन्स टू एन एंड, इट इज एसेंशियल टू कैरी आउट डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। According to J.C. Massey, an organization is a structure and a process by which a cooperative group of organization allocate its task among its member, identify relationship and integrate its activity toward a common objective। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, इसके अंदर जो प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन है उसे पाने के लिए जो एक्शंस लिए जाते हैं उसे कहा जाता है ऑर्गेनाइजिंग। इसके अंदर जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हें उनका टास्क एलोकेट करा जाता है, बताया जाता है कि उनकी क्या रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ और किस तरीके से उन्हें सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, तो वो कहलाता है ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। तो एक्टिवेटिंग एम्प्लॉय एट डिफरेंट लेवल एंड मेकिंग देम कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू ऑर्गेनाइजेशन इज पॉसिबल थ्रू प्रॉपर डायरेक्शन एंड मोटिवेशन। डायरेक्टिंग के अंदर क्या करा जाता है, जो एम्प्लॉय होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग लेवल पर उन्हें डायरेक्ट करा जाता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करी जाती है, उन्हें मोटिवेट करा जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा से ज्यादा दें, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। तो आफ्टर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग, द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय इज चेक्ड, वेरीफाइड एंड कंपेयर्ड विद प्लान। अब कंट्रोलिंग के अंदर क्या करा जाता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग के बाद जो एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल कर आती है एम्प्लॉय की, उसे चेक करा जाता है कि जो हमने प्लान परफॉर्मेंस करी थी उससे एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है, अच्छी है, बुरी है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें देखी जाती है। तो वो चीज आती है आपकी कंट्रोलिंग के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का जो फंक्शन होता है वो होता है ऑपरेटिव फंक्शन। इसमें क्या आता है, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट। तो इट इज कंसर्न विद सिक्योरिंग एंड एम्प्लॉइंग द पीपल possessing द रिक्वायर्ड काइंड एंड लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन ह्यूमन रिसोर्स नेसेसरी टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या आता है, ऐसे लोगों को हायर करा जाता है, पजेस करा जाता है, जिनके पास जो हमें रिक्वायर्ड है कि जो हमें कैपेबिलिटीज चाहिए वो सारी कैपेबिलिटीज हैं, अलग अलग लेवल के लिए लोगों को हायर करना, वो चीज कहलाती है आपकी एम्प्लॉयमेंट के अंदर। एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या चीज आती है, सबसे पहले जॉब एनालिसिस होती है। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टडी एंड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक जॉब। जॉब एनालिसिस में क्या करा जाता है कि हमें किस जॉब के लिए, क्या काम करवाने के लिए, क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए किस टाइप के एम्प्लॉय की जरूरत है, ये देखा जाता है कि हमें किस जॉब के लिए एम्प्लॉय की जरूरत है। नेक्स्ट है एचआर प्लानिंग। तो इट इज अ प्रोसेस फॉर डिटर्मिनेशन एंड assuring that organization will have an adequate number of qualified person available at proper time performing job which could meet the need of organization। एचआर प्लानिंग में क्या करा जाता है, इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को जितने एडुकेट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पर्सन, मतलब जिस टाइप के क्वालिफिकेशन वाले लोगों के, जितने लोगों की जरूरत है उतने लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने चाहिए काम करने के लिए प्रॉपर टाइम पे, जिससे क्या हो, जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड है वो पूरी की जा सके। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट इट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट में क्या करा जाता है, ये देखा जाता है प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को ढूंढा जाता है और उसे स्टिमुलेट, मतलब एक तरीके से इन्फ्लुएंस करा जाता है कि वो वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो कहलाता है आपका रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन क्या होता है, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग द क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल, नॉलेज एटसेट्रा ऑफ एन एप्लीकेंट विद व्यू टू अप्रेजिंग हिज और सुटेबिलिटी फॉर अ जॉब। सिलेक्शन के अंदर एक जो एम्प्लॉय ने अप्लाई करा होता है उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसकी स्किल्स, नॉलेज, ये सारी चीजें देखी जाती हैं और ये देखा जाता है कि क्या वो जॉब के लिए सूटेबल है, जिसके लिए पोजीशन वैकेंट है। अगर उसके लिए सूटेबल है तो उसको सिलेक्शन के प्रोसेस में सिलेक्ट करा जाता है। नेक्स्ट है प्लेसमेंट। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट विद मोस्ट सुटेबल जॉब इन टर्म्स ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट। प्लेसमेंट में क्या होता है, जो कैंडिडेट मोस्ट सुटेबल हैगा
उसे जो जॉब हैगी उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब देना, वो चीज कहलाती है प्लेसमेंट। नेक्स्ट है इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। तो इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन आर द टेक्निक बाय विच न्यू एम्प्लॉय इज रिहेबिलिटेटेड इन द चेंज सराउंडिंग एंड इंट्रोड्यूस्ड टू द प्रैक्टिस, पॉलिसी, पर्पस एंड पीपल इन द ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, जो न्यू एम्प्लॉय आता आया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसे ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट के साथ नो हाउ करवाना, समझाना कि किस तरीके का एनवायरनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का। उसके अलावा नई पॉलिसी, जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है और जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनके साथ उसे इंट्रोड्यूस करवाना, वो कहलाता है आपका इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। सेकंड जो चीज आती है आपकी, ये जो ऑपरेटिव फंक्शन है उसके अंदर, वो आती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। पहला था एम्प्लॉयमेंट, जॉब दे दी, अब उनका डेवलपमेंट करना है। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग, मोल्डिंग, चेंजिंग द स्किल, नॉलेज, क्रिएटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड, वैल्यू, कमिटमेंट एटसेट्रा बेस्ड ऑन प्रेजेंट एंड फ्यूचर जॉब ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर क्या करा जाता है, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो एम्प्लॉय है उसको इम्प्रूव करा जाता है, मोल्ड करा जाता है, उसकी स्किल्स को चेंज करा जाता है, उसकी नॉलेज को बढ़ाया जाता है, उसकी जो क्रिएटिव एबिलिटी है, एप्टीट्यूड है, उसकी जो वैल्यू है, इन सारी चीजों को डेवलप करा जाता है। अभी जिस जॉब पर है वो उस जॉब के लिए भी, और आगे फ्यूचर में जो उसको जॉब की रिक्वायरमेंट हो, मतलब जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके लिए भी उसे जब तैयार करा जाता है ये सारी चीजों से, वो चीज कहलाती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो इट इज अ सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू देयर परफॉर्मेंस ऑन द जॉब एंड देयर पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर क्या करा जाता है, जो इंडिविजुअल है, मतलब जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करा जाता है। ये देखा जाता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है और उसकी पोटेंशियल कैसी है और डेवलप होने के लिए। फिर आता है ट्रेनिंग। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग टू द एम्प्लॉय टेक्निकल एंड ऑपरेटिंग स्किल्स एंड नॉलेज। जो एम्प्लॉय है उसे टेक्निकल और ऑपरेटिंग स्किल्स प्रोवाइड करवाना, ऑपरेटिंग नॉलेज प्रोवाइड करवाना, जिससे वो अभी जिस जॉब पर है उस जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर सके, वो चीज कहलाती है ट्रेनिंग। फिर आता है मैनेजरल डेवलपमेंट। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड कंडक्टिंग सुटेबल एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम सो एज टू डेवलप द मैनेजरल एंड ह्यूमन रिलेशन स्किल ऑफ एम्प्लॉय। मैनेजरल डेवलपमेंट क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करा जाता है जिससे एम्प्लॉय के अंदर मैनेजरल और ह्यूमन रिसोर्स रिलेशन की स्किल को डेवलप करा जा सके, वो चीज कहलाती है आपकी मैनेजरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो इट इज अ प्लानिंग ऑफ वंस कैरियर एंड इम्प्लीमेंटेशन कैरियर प्लान बाय मींस ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, जॉब सर्च एंड एक्विजिशन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर क्या है, ये एक तरीके की प्लानिंग होती है एम्प्लॉय के बारे में, जिसमें उसके कैरियर को ध्यान में रखकर उसको डेवलप करा जाता है, उसके कैरियर की एक तरीके से प्लानिंग करी जाती है, वो चीज कहलाती है कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा ट्रांसफर। तो ट्रांसफर इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग एम्प्लॉय इन द सेम लेवल जॉब वेयर दे कैन यूटिलाइज मोर इफेक्टिवली इन कंसिस्टेंस विद द पोटेंशियलनेस एंड नीड ऑफ द एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रांसफर क्या होता है, जब हम सेम लेवल पर किसी एम्प्लॉय को चेंज कर देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में या एक लेवल से दूसरे लेवल पर, लेकिन सेम उनका जो जॉब थी वो सेम लेवल की रहती है, तो वो चीज कहलाती है आपकी ट्रांसफर। वहीं प्रमोशन क्या होता है, इट डील्स विद अपवर्ड रीअसाइनमेंट गिवन टू एन एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑक्यूपाई हायर पोजीशन विच कमांड बेटर स्टेटस और पे, कीपिंग इन व्यू ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द एम्प्लॉय एंड द जॉब रिक्वायरमेंट। प्रमोशन में क्या होता है, जो एम्प्लॉय होता है उसे भेजा जाता है एक लोअर लेवल से अपर लेवल की जॉब पर, वो चीज कहलाती है आपकी प्रमोशन। लेकिन ट्रांसफर के अंदर क्या होता है, सेम लेवल पर रहता है एम्प्लॉय, बस एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है, और प्रमोशन के अंदर उसका लेवल भी इंक्रीज होता है। डिमोशन क्या होता है, इट डील्स विद डाउनवर्ड रिअसाइनमेंट टू एन एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। डाउन डिमोशन प्रमोशन का उल्टा होता है, जिस पोजीशन पर अभी एम्प्लॉय है उससे डाउनवर्ड पोजीशन पर उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है, वो कहलाता है आपका डिमोशन। नेक्स्ट है कि जो आपके ऑपरेटिव फंक्शन में आएगा वो हैगा कंपनसेशन। अब एम्प्लॉय कर लिया, किसी पर्सन को एम्प्लॉयमेंट पे रख लिया, उसे ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कर दी। अब बात आती है कंपनसेशन की। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एडुकेट, इक्विटेबल एंड फेयर रिम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉय। ये क्या है, एक तरीके का प्रोसेस है जिसके अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसे इक्विटेबल, मतलब जितनी सभी को दी जा रही है उसके लेवल पर उतनी कंपनसेशन और रिम्यूनरेशन देना, वो चीज कहलाती है आपका कंपनसेशन। इसके अंदर क्या क्या चीज आती है, सबसे पहले तो वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन आता है। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग अ सुटेबल वेज एंड सैलरी प्रोग्राम। इसके अंदर ये डिसाइड करा जाता है कि किस पर्सन को कितनी सैलरी देनी है, कितनी वेजेस देनी है। इंसेंटिव क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड रिव्यूइंग द स्कीम ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव इन एडिशन टू रेगुलर पेमेंट ऑफ सैलरी।
इंसेंटिव के अंदर आपको रेगुलर पेमेंट के अलावा जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है, बोनस हो गया, पीएफ हो गया, जो कुछ भी मिलता है रेगुलर पेमेंट के अलावा, वो चीज आती है आपकी इंसेंटिव के अंदर। फ्रिंज बेनिफिट क्या होता है? दीज आर द वेरियस बेनिफिट एट फ्रिंज ऑफ द वेज मैनेजमेंट प्रोवाइड दीज बेनिफिट टू मोटिवेट द एम्प्लॉय एंड मीट देयर लाइफ कंटिजेंसी। फ्रिंज फ्रिंज बेनिफिट क्या होते हैं? ऐसे बेनिफिट जो एम्प्लॉय को दिए जाते हैं उसकी लाइफ को, मतलब एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, और उसकी लाइफ में अगर कोई कंटिजेंसी हो रही है तो उसे मीट आउट करने के लिए, वो चीज कहलाती है आपकी फ्रिंज बेनिफिट, मतलब सैलरी से ज्यादा कुछ। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी मेजर। तो मैनेजमेंट प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू देयर एम्प्लॉय इन एडिशन टू दी फ्रिंज बेनिफिट। मैनेजमेंट क्या करता है? सोशल सिक्योरिटी भी से रिलेटेड भी कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है एम्प्लॉय को। वो चीज आती है आपकी सोशल सिक्योरिटी में। इसके अंदर वर्कमैन कंपनसेशन, मैटरनिटी बेनिफिट फॉर वुमेन, मेडिकल बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट, पीएफ, पेंशन, ग्रेच्युटी, ये सारी चीजें इसके अंदर आपकी आती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कंपनसेशन का। तो देखिए, अब अगर ह्यूमन रिलेशन, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन रिलेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन बीइंग आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। Human relation is an area of management in integrating people into work situation in a way that motivate them to work together productively, cooperatively and with economical, psychological and social satisfaction। तो ह्यूमन रिलेशन क्या है? एक तरीके का एरिया है जिसके अंदर कैसे मैनेज करा जाता है। इसमें लोगों को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करवाया जाता है। इंटरेक्ट होने के बाद लोग क्या होते हैं? मोटिवेट हो जाते हैं टीम वर्क के लिए, और साथ मिलकर और प्रोडक्टिवली, कोऑपरेटिवली और इकोनॉमिकली काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल जिससे अचीव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ रिलेशन अमंग एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट एंड ट्रेड यूनियन। इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर क्या करा जाता है? स्टडी करी जाती है किस चीज से रिलेटेड? एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर का, गवर्नमेंट का और ट्रेड यूनियन का, इन दोनों की क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ। इट कैन इंक्लूड ट्रेड यूनियन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, क्वालिटी सर्कल एटसेट्रा। और इसके अंदर ट्रेड यूनियन वगैरह सभी जितने भी इंडस्ट्री के कंपोनेंट होते हैं ना, उन सभी की एक स्टडी करी जाती है कि ये आपस में एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, इनकी क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ, कैसी इनकी रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से ये इनके सारे बेनिफिट जान सके और फिर उससे उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए पॉलिसी तैयार कर सकें। ये थे आपके जो एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं। अब आती है बात एचआर मैनेजर कौन होता है। तो अ पर्सन हु हेडेड विद एचआरएम डिपार्टमेंट। एक ऐसा पर्सन जिसका जो हेड होता है किसका? एचआरएम डिपार्टमेंट का, वो कहलाता है एचआर मैनेजर। और अ पर्सन हु इज चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट दैट डील्स विद एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग, सपोर्ट, रिकॉर्ड एटसेट्रा ऑफ अ कंपनी। या फिर ऐसा पर्सन जो कि किस चीज को, किसका चार्ज हो? एक ऐसे डिपार्टमेंट का जिस डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग, सपोर्ट, रिकॉर्ड और इन सारी चीजों से रिलेटेड काम होते हों। तो ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट होता है जिसमें एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड वर्क होता है? वो होता है एचआर डिपार्टमेंट। तो एचआर डिपार्टमेंट का जो भी हेड होता है वो ही कहलाता है आपका एचआर मैनेजर। ठीक है, फिर आता है आपका एक एचआर मैनेजर के क्या क्या रोल्स होते हैं। तो नंबर 1 आता है द कॉन्साइंस रोल। तो द कॉन्साइंस रोल इज दैट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन हु रिमाइंड द मैनेजमेंट ऑफ इट्स मोरल एंड ऑब्लिगेशन टू इट्स एम्प्लॉय। द कॉन्साइंस रोल में क्या काम होता है? जो एचआर मैनेजर होता है वो मैनेजमेंट को ध्यान दिलाता है कि एम्प्लॉय के लिए उनको क्या चीज, किस तरीके का मोरल बिहेवियर रखना है, क्या उनकी ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉयज के लिए, ये चीज ध्यान दिलाता है मैनेजमेंट को। तो ये होता है कॉन्साइंस रोल। नेक्स्ट होता है द काउंसलर। तो एम्प्लॉय हु आर डिससेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट जॉब अप्रोच द पर्सनल मैनेजर फॉर काउंसलिंग। इन एडिशन एम्प्लॉय फेसेस वेरियस प्रॉब्लम लाइक मार्शियल, हेल्थ, चिल्ड्रन एजुकेशन, मैरिज, मेंटल, फिजिकल एंड करियर प्रॉब्लम। तो ये जो एचआर मैनेजर होता है वो एक तरीके का काउंसलर का भी काम करता है। ऐसे एम्प्लॉय जो अपनी जॉब के साथ डिससेटिस्फाई होते हैं और वो चाहते हैं अपनी जॉब को छोड़ना, तो वो उनकी काउंसलिंग करता है, उनको समझाता है जॉब के बेनिफिट्स के बारे में, और उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है उन्हें सुनता है, उनको एक तरीके से सॉल्व करने का मेथड प्रोवाइड करवाता है। तो इस तरीके से एज अ काउंसलर भी काम करता है रोल, मतलब काउंसलर भी रोल होता है एचआर मैनेजर का। नेक्स्ट है द मीडिएटर। तो एज अ मीडिएटर द पर्सनल मैनेजर प्ले द रोल ऑफ पीस मेकर। एज अ मीडिएटर भी काम करता है। क्या काम करता है? पीस मेकर, मतलब शांति बनाए रखने का काम होता है एचआर मैनेजर का। ही सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉय एंड द मैनेजमेंट। कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो एम्प्लॉयज के बीच में ही या एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में कई बार डिस्प्यूट हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं किसी मैटर से रिलेटेड। तो एचआर मैनेजर का क्या काम होता है? वो एज अ मीडिएटर भी काम करता है, दोनों को एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, उनकी गलतियां बताता है,
उनके क्या क्या राइट्स हैं, ऑब्लिगेशन है, ये सारी चीजें बताता है, जिससे वो एज अ मीडिएटर भी काम करता है उनके डिस्प्यूट को सॉल्व करवाने का। नेक्स्ट है द स्पोक्समैन। तो ही इज अ फ्रीक्वेंट स्पोक्समैन फॉर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी। स्पोक्समैन होता है ये कंपनी का, मतलब कई जगह पर ये कंपनी को रिप्रेजेंट भी करता है, कोई प्रेजेंटेशन होती है या कोई ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई ऐसी इवेंट होता है, उस जगह पर एचआर मैनेजर को ही भेजा जाता है कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि वही जो एक्चुअल में होता है एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ डील करता है, उसे पता है किस तरीके के ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, तो उन्हें एक्वायर करने में और ज्यादा मदद मिलती है। तो वो कई जगह पर, कई प्लेसेस पर कंपनी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो स्पोक्समैन कहलाता है। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम सॉल्वर। तो ही एक्ट एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर विद रिस्पेक्ट टू द इशू दैट इन्वॉल्व ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ओवरऑल लॉन्ग रेंज ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग। प्रॉब्लम सॉल्वर का काम करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर किसी भी चीज से रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड, उनके रिक्रूटमेंट से, उनके सिलेक्शन से, उनके ट्रेनिंग से, डेवलपमेंट से कोई भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसे सॉल्व करने में मदद करता है, तो एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर भी काम करता है। नेक्स्ट है द चेंज एजेंट। तो ही एक्ट एज अ चेंज एजेंट एंड इंट्रोड्यूस चेंजेस इन वेरियस एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। चेंज एजेंट कैसे होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस टाइप के एम्प्लॉय के, किस बिहेवियर के एम्प्लॉय, किस नेचर के एम्प्लॉय की जरूरत है, या किस टेक्नोलॉजी वाली चीज का यूज करना है ह्यूमन रिसोर्स के वर्किंग में, या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और क्या क्या चेंजेस आने चाहिए ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड, वो सारे डिसीजन कौन लेता है, एचआर मैनेजर ही लेता है। तो इस तरीके से वो एज अ चेंज एजेंट भी काम करता है। ठीक है, तो कॉम्पिटेंसी ऑफ एन एचआर मैनेजर में सबसे पहले आता है कि एक एचआर मैनेजर के अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। तो सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। एचआर मैनेजर नीड टू बी इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद एम्प्लॉय, मैनेजर एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। जो एचआर मैनेजर है वो कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल हो वो इतनी इफेक्टिव हो कि वो अच्छे से एम्प्लॉय के साथ, मैनेजर के साथ और जो बाहर के स्टेक होल्डर हैं उनके साथ बातचीत कर सके। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। तो एचआर मैनेजर शुड बी एबल टू अलाइन एचआर इनिशिएटिव विद ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के अंदर उसकी ये कैपेबिलिटी आती है कि वो जो एचआर का इनिशिएटिव है, मतलब एचआर की जो स्ट्रेटेजीज बनानी है, उसे ओवरऑल बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के साथ, ओवरऑल बिजनेस की एक्टिविटी के साथ कोऑर्डिनेट कर सके। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो एचआर मैनेजर नीड टू बी एबल टू एड्रेस कॉम्प्लेक्स इशू एंड फाइंड सॉल्यूशन दैट आर इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ बोथ एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के अंदर उसकी ये स्किल आती है कि एचआर मैनेजर ऐसा होना चाहिए कि वो क्या प्रॉब्लम है ये जान सके कि एम्प्लॉय को या ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्रॉब्लम है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, ये स्किल उसके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो एचआर मैनेजर शुड हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज देयर ओन इमोशन एज वेल एज दोज ऑफ अदर। एचआर मैनेजर के अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर सके और मैनेज कर सके, और अपने अलावा दूसरे जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं उनके इमोशंस को भी एक तरीके से हैंडल कर सके। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ लेबर लॉ एंड रेगुलेशन। तो एचआर मैनेजर नीड टू स्टे अप टू डेट ऑन रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन टू इंश्योर कंप्लायंसेस। जो एचआर मैनेजर है उसको सारे लॉज एंड रेगुलेशन जो कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, इंडस्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, उन सभी की नॉलेज होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो सके, उसको सारे लॉज एंड रेगुलेशंस की कंप्लायंस वो कर सके। नेक्स्ट है लीडरशिप स्किल। तो एचआर मैनेजर शुड बी एबल टू लीड एंड मोटिवेट देयर टीम टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो एचआर मैनेजर है वो ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी टीम को लीड कर सके, मोटिवेट कर सके, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। तो ये आपकी कैपेबिलिटीज हैं कि एक एचआर मैनेजर की क्या क्या कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, क्या क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम की। एचआरएम का इवोल्यूशन हुआ कैसे। तो सबसे पहले पीरियड बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं आया था उससे पहले के पीरियड में, तो द सोसाइटी वाज प्राइमली एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी विद लिमिटेड प्रोडक्शन। उस टाइम पर जो सोसाइटी थी वो क्या काम करती थी, एग्रीकल्चर का काम करती थी, वो भी लिमिटेड प्रोडक्शन में। नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट वाज लिमिटेड एंड वाज यूजुअली कैरिड आउट विद इन अ विलेज और कम्युनिटी विद अप्रेंटिसशिप असिस्टिंग मास्टर क्राफ्ट्समैन। जो क्या है स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट है, मतलब कुछ चीजें बनाने की मतलब कुछ चीजें भी बनती थी। ज्यादातर जो लोग थे वो सिर्फ खेती करते थे, लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करते थे, लेकिन वो भी लिमिटेड था। और ज्यादातर कौन करता था, एक असिस्टेंट, मतलब एक तरीके से एक दो ही लोग मिलकर वो काम करा करते थे, ज्यादा बड़े स्केल पर वो क्राफ्टिंग नहीं होती थी। कम्युनिकेशन चैनल्स वर लिमिटेड, और उस टाइम पर जो कम्युनिकेशन चैनल थे वो भी कैसे थे, लिमिटेड थे। फिर आता है पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। 1750 से 1850 का जो ये टाइम पीरियड था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मार्क द कन्वर्जन ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री बेस्ड।
इस टाइम पर क्या हुआ, जो सोसाइटी थी वो पूरी तरीके से एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर इंडस्ट्री बेस्ड हो गई थी, मतलब एग्रीकल्चर कम हो गई थी और इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई थी। Modernization and increased means if communicating gave way to industrial setup, a department was set up to look into worker wages, welfare and other related issue। क्या हुआ था, जो मॉडर्नाइजेशन है और जो नए नए मीन्स बढ़ गए थे, मतलब इंडस्ट्रीज लग गई थी, नई नई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी आ गई थी और नई नई मशीनरी आ गई थी। इसकी वजह से क्या हुआ, कम्युनिकेशन बढ़ा था और एक ऐसा डिपार्टमेंट भी स्टेबलाइज किया जाने लगा जिसके अंदर वो सिर्फ वर्कर की सैलरी के बारे में, वर्कर के वेलफेयर के बारे में और उनसे रिलेटेड इशू को ही देखा करता था। फिर है पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो द टर्म ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉ अ मेजर रिवॉल्यूशन आफ्टर 1850। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन खत्म हो गया, पोस्ट रिवॉल्यूशन पीरियड आया, तब ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक तरीके से नया सब्जेक्ट टाइप निकल कर आया। Various studies were released and many experiments were conducted during this period which gave HRM altogether a new meaning and importance। और इस चीज पर बहुत सारी स्टडीज हुई, बहुत सारी रिसर्चेज हुई। उन्होंने क्या करा, HRM को एक नया मीनिंग दिया, एक इम्पोर्टेंस दी HRM को कि HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी कोई चीज होती है। तो देखिए ये आपको वही इवोल्यूशन बताया है 1890 से 1913 तक का पीरियड, फिर 1914 से 1939, 1945 से 1979 और 1980 से 1990 तक का, कि किस तरीके से HRM का इवोल्यूशन हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका HRM पॉलिसी क्या होती है। तो पॉलिसी इज प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन स्टेबलाइज टू गाइड द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क टुवर्ड एक्सेप्टिव ऑब्जेक्टिव। पॉलिसी क्या होती है, प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, की हमें आगे चलकर क्या करना है उसे हम जब पहले से ही डिसाइड कर लें तो वो पॉलिसी कहलाती है। किस लिए स्टेबलाइज करी जाती है, ये परफॉर्मेंस ऑफ वर्क की हमें किस तरीके से काम करना है उसको गाइड करने के लिए ये स्टेबलाइज करी जाती है। In organizational context, policy is a statement or general understanding which provide guidelines to member of the organization for making decision in respect of any course of action। अगर ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो पॉलिसी क्या होती है, एक तरीके से स्टेटमेंट होती है जो कि हमें क्या बताती है, कि हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाती है। जो मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एम्प्लॉय होते हैं, उन्हें गाइडलाइंस देती है और उनको डिसीजन मेकिंग में भी मदद करती है, जिससे वो सही डिसीजन ले पाए कि हमें आगे क्या काम करना है। उससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाने का काम होता है वो काम होता है पॉलिसी का। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या होती है HRM पॉलिसी की। तो नंबर 1, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिसी गाइड द एम्प्लॉय टू टेक एक्शन फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिसी क्या काम करती है, जो एम्प्लॉय होता है उसे गाइड करती है कि तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करना है। हेंस दे मस्ट बी नोन एंड वेल अंडरस्टूड बाय एवरीवन इन ऑर्डर टू कंसंट्रेट एफर्ट ऑन द ऑब्जेक्टिव। इससे क्या होता है, सभी को पता होता है कि उन्हें क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है, तो वो उसी तरीके से काम करते हैं और इससे क्या होता है, जो एफर्ट्स हैं वो सारे कॉन्सेंट्रेट होते हैं, एक जगह पर लगते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन। तो HR पॉलिसीज फर्निशेस द जनरल स्टैंडर्ड ऑन विच डिसीजन आर टेकन। HR पॉलिसी क्या बताते हैं, स्टैंडर्ड बताते हैं जिसके बेसिस पर क्या होता है, डिसीजन लिए जाते हैं। वेरियस लाइन अथॉरिटी टेक डिसीजन इन एन ऑर्गेनाइजेशन कीपिंग इन व्यू ऑफ HR पॉलिसी। कई सारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं वो HR पॉलिसी को देखकर ही लिए जाते हैं। दस यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शन इज मेंटेन्ड इन सिमिलर केसेस। तो इससे क्या होता है, जो एक्शंस होते हैं, मतलब जो भी काम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी आती है। नेक्स्ट है टू डेलीगेट अथॉरिटी। तो HR पॉलिसी मेक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पॉसिबल विच मींस असाइनिंग द वर्क टू अदर एंड गिव देम अथॉरिटी टू डू इट। HR पॉलिसी क्या करती है, काम को डिवाइड करने में, जो अथॉरिटी है उसे बांटने में मदद करती है कि किसको क्या काम देना है और उसको किसको ये करने की अथॉरिटी देनी है, उस चीज में मदद करती है। HR पॉलिसी गिव अ मैनेजर लिबर्टी टू चूज द अल्टरनेटिव प्रोवाइडेड एंड टू डिसाइड अपॉन द एक्शन। HR पॉलिसी से क्या होता है, मैनेजर के पास एक पावर आ जाती है कि उसे जो सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं उनमें से कौन सा अल्टरनेटिव चूज करना है और इसका एक्शन कैसे डिसाइड करना है। नेक्स्ट है टू अचीव बेटर कंट्रोल। तो HR पॉलिसी स्पेसिफाई रिलेशन अमंग ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड वर्कर। HR पॉलिसी क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के, मैनेजमेंट के और वर्कर के बीच में एक रिलेशनशिप स्टेबलाइज करता है। देयरफॉर ईच ग्रुप वर्क फॉर अचीवमेंट ऑफ लार्जर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी पॉलिसी कन्फ्लिक्ट। तो जिससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी ग्रुप काम कर रहे हैं वो इस तरीके से काम करें कि बिना कन्फ्लिक्ट हुए उनके बीच में ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव किया जा सके। तो does HR पॉलिसी प्रोवाइड बेटर कंट्रोल। तो इस तरीके से जो HR पॉलिसी होती है वो एक अच्छा कंट्रोल प्रोवाइड करवाती है।
नेक्स्ट है टू इवेल्युएट एफिशिएंसी। तो एचआर पॉलिसी सर्व एज स्टैंडर्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। एफिशिएंसी ऑफ अ ग्रुप में बी इवेल्युएटेड बाय इट्स परफॉर्मेंस इन लाइट्स ऑफ पॉलिसी। एचआर पॉलिसी में क्या होता है, स्टैंडर्ड स्टेबलाइज कर दिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, ग्रुप की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है जब हम उनके काम को पॉलिसी में जो स्टैंडर्ड सेट हैं उनसे मेजर करते हैं। तो हमें पता लगता है कि कौन वर्कर अच्छा काम कर रहा है, कौन वर्कर अच्छा काम नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें। After assessing whether organization has achieved the desired results set in policy, the HR policy may be amended or new policy may be formulated in line in of actual performance। क्या बोला है, जब हम ये मेजर कर लेते हैं कि जो डिजायर्ड रिजल्ट था, मतलब जो हमने पॉलिसी में डिसाइड करा था कि ये चीज अचीव करनी है, वो अचीव हुई है या नहीं हुई। अगर नहीं हुई होती है तो जो हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी होती है उसे चेंज करा जाता है, अमेंड करा जाता है, या फिर नई पॉलिसी लाई जाती है जिससे जो हमारा टारगेट था वो अचीव किया जा सके। नेक्स्ट है टू क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग एम्प्लॉय। तो एचआर पॉलिसी प्रोवाइड वर्कर अ सिक्योरिटी अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एंड क्रिएट कॉन्फिडेंस इन एम्प्लॉय हु मे नो वेयर दे स्टैंड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, एम्प्लॉय के अंदर भी कॉन्फिडेंस लेकर आता है। एचआर पॉलिसी क्या करते हैं, वर्कर को एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कि किसी भी तरीके से तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा अगर ये पॉलिसी में दिया गया है। तो इससे क्या होता है, वर्कर के अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि वो उन्हें लगता है कि हाँ, ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि हमें क्या चाहिए, कैसा चाहिए। इसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अच्छे से भी काम करते हैं। नेक्स्ट है टू मोटिवेट। तो एचआर पॉलिसी इंट्रोड्यूस द एम्प्लॉय टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट गाइड द वर्कर इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। मोटिवेट कैसे करती है, तो एचआर पॉलिसी बताती है एम्प्लॉय को कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है और उन्हें गाइड करती है कि उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है। तो इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट रहता है कि हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ने हमें इन्वॉल्व कर रखा है, हमें अपना ऑब्जेक्टिव बता रखा है, और ये भी एक बिलोंगिंगनेस की एक तरीके से फीलिंग क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट है टू गाइड द मैनेजमेंट। तो एचआर पॉलिसी प्रोवाइड गाइडेंस टू मैनेजमेंट इन रिलेशन टू एचआर प्रॉब्लम। एचआर पॉलिसी है वो क्या करता है, मैनेजमेंट को भी गाइड करता है कि एचआर में क्या प्रॉब्लम है, मतलब जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, वो किसकी मदद से पता लगता है। एचआर पॉलिसी जब हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं तब पता लगता है। एचआर पॉलिसी डिसाइड हाउ टू गेट द वर्क डन बाय पीपल एंड हाउ टू बिहेव विद देम। एचआर पॉलिसी ये भी बताती है कि लोगों से काम कैसे करवाना है और उनके साथ कैसा बिहेव करना है। ये काम किसका होता है, एचआर पॉलिसी से ही डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंस हो गई कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एचआर पॉलिसी की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। अब बात आती है साउंड एचआरएम पॉलिसी। जो एक एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो पॉलिसी होती है उसे हम एक अच्छी पॉलिसी कब कहेंगे कि हाँ, ये जो पॉलिसी है एचआर की वो अच्छी पॉलिसी है। तो सबसे पहला आता है पॉइंट रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव। तो पॉलिसी मस्ट बी केपेबल ऑफ रिलेटिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन फिजिकल फैक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनल। पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि वो रिलेट कर सके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ भी, एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव के साथ भी, और जो फिजिकल फैक्टर है उनके ऑब्जेक्टिव के साथ भी। सारी चीजों से एक दूसरे से रिलेट करनी चाहिए ये चीजें, तो एक अच्छी एचआरएम पॉलिसी वो कहलाती है। नेक्स्ट है इजी टू अंडरस्टैंड। तो पॉलिसी शुड बी स्टेटेड इन डिफाइन पॉजिटिव क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। जो पॉलिसी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिसे अच्छे से डिफाइन किया जा सके, पॉजिटिव हो, वो क्लियर हो और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में हो। तो ऐसी पॉलिसी को हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, और वही एक साउंड एचआरएम पॉलिसी कहलाती है। नेक्स्ट है प्रिसाइज। तो पॉलिसी शुड बी सफिशिएंटली कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रिस्क्राइब लिमिट एंड यार्डस्टिक फॉर फ्यूचर एक्शन। जो पॉलिसी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सफिशिएंटली कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, मतलब जितना सिर्फ जरूरत की चीज है उतनी ही दी गई होनी चाहिए, उसमें एक लिमिट में होनी चाहिए, यार्डस्टिक होनी चाहिए फ्यूचर के एक्शन के लिए कि हमें आगे चलकर ये काम ऐसे करना है। फिर है स्टेबल एज वेल एज फ्लेक्सिबल। तो पर्सनल पॉलिसी शुड बी स्टेबल इनफ एश्योर पीपल दैट दे वर नॉट बी ड्रास्टिक ओवरनाइट चेंज। दे शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू कीप द ऑर्गेनाइजेशन इन ट्यून विद द टाइम। क्या बोला है, जो ये एचआरएम पॉलिसी होनी चाहिए ये स्टेबल भी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए। अब दोनों कैसे होनी चाहिए, तो पर्सनल पॉलिसी है, मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड जो पॉलिसी है वो एक तरीके से ऐसी होनी चाहिए कि स्टेबल टाइप में थोड़ी सी हो, कि एम्प्लॉय एकदम से फ्लेक्सिबल ना हो जाए, मतलब एक बार में कोई भी चीज नहीं मिल सकती है, तो स्टेबल तरीके से वो चीज अचीव करी जा सके। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए वही पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, एक तरीके से आपकी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि हाँ, अगर ऑर्गेनाइजेशन में या उसके आसपास कुछ चेंज होता है तो एकदम से उसे अडेप्ट किया जा सके। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन फैक्ट। तो पर्सनल पॉलिसी शुड बी बिल्ट ऑन बेसिस ऑफ फैक्ट एंड साउंड जजमेंट एंड नॉट इन पर्सनल फीलिंग और अपॉर्चुनिस्टिक डिसीजन।
क्या बोला है, जो एचआरएम पॉलिसी होनी चाहिए वो कैसे बनी होनी चाहिए, फैक्ट और साउंड जजमेंट के बेसिस पर बनी होनी चाहिए, ना कि सिर्फ किसी पर्सन के खुद की जजमेंट के बेसिस पर बनी होनी चाहिए। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट नंबर, तो देयर शुड बी एज मेनी पर्सनल पॉलिसी एज नेसेसरी टू कवर कंडीशन दैट कैन बी एंटिसिपेटेड बट नॉट सो मेनी पॉलिसी टू बिकम कंफ्यूजिंग एंड मीनिंगलेस। एचआरएम पॉलिसी कितनी पॉलिसी होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए जितनी जरूरी है कि जो कंडीशंस हमें चाहिए वो सेटिस्फाई की जा सके, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि फिर उनसे कंफ्यूजन बढ़ जाए और वो मीनिंगलेस हो जाए। नेक्स्ट है फेयर एंड इक्विटेबल, तो पॉलिसी शुड बी जस्ट फेयर एंड इक्विटेबल टू इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ग्रुप। जो पॉलिसी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, इक्विटेबल होनी चाहिए, किसी भी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मतलब कि किसी एक ग्रुप के लिए पर्टिकुलर ग्रुप के लिए पॉलिसीज बना दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल ग्रुप हो, अगर पॉलिसी की जरूरत है तो उनके लिए पॉलिसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है रीजनेबल, तो पॉलिसी मस्ट बी रीजनेबल एंड कैपेबल ऑफ बीइंग अकम्प्लिश्ड। पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। रीजनेबल का मतलब एक तरीके से जो अचीव की जा सके और उस पर विश्वास भी किया जा सके। टू गेन acceptance and commitment from employee, the policy should be conditioned by the suggestion and reaction of those who are affected by policy। और एम्प्लॉय के ऊपर, मतलब जिनके ऊपर हमें अप्लाई करनी है पॉलिसी, उनसे कमिटमेंट लेने के लिए क्या होना चाहिए, पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि उनका हमें सजेशन मिल रहा हो कि अगर हम ये इम्प्लीमेंट करते हैं तो अब तुम्हारे साथ ये होगा, ऐसे ऐसे होगा, अब आप हमें इस पर सजेशन दें कि आपको ये पसंद आई है या पसंद नहीं आई, इस तरीके की पॉलिसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिव्यू, तो पीरियोडिक रिव्यू ऑफ पॉलिसी इज एसेंशियल टू कीप इन ट्यून विद चेंजिंग टाइम एंड अवॉइड ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लेंसी विद मैनेजरल स्टैग्नेशन। क्या बोला है, जो पॉलिसी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसका हमें पीरियोडिक रिव्यू करते रहना चाहिए, जिससे क्या हो, एक तरीके से हमें ये पता लगता रहे कि जो हमें अचीव करना था वो अचीव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसमें हमें कोई चेंजेस करने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, तो ये आपके 9 पॉइंट्स होंगे जो बताते हैं कि एक साउंड एचआरएम पॉलिसी कैसी होती है, एक अच्छी एचआरएम पॉलिसी कैसी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ एचआरएम, जो आपका इस सब्जेक्ट मतलब इस यूनिट का आखिरी टॉपिक है। इसके अंदर कुछ पार्ट्स होंगे इसके, लेकिन टॉपिक ये आपका आखिरी है कि जो एचआरएम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, वो कैसे, उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला और जो बड़ा चैलेंज है वो है वर्कप्लेस डाइवर्सिटी। ये क्या होती है, वर्कप्लेस डाइवर्सिटी रेफर्स टू वैरायटी ऑफ डिफरेंस एंड सिमिलरिटी अमंग पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी सारे अलग अलग तरीके के लोग काम करते हैं, तो जितनी भी वैरायटी और डिफरेंस होते हैं या सिमिलरिटीज होती हैं उन लोगों के बीच में, वो चीज कहलाती है वर्कप्लेस डाइवर्सिटी, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू रेस, एथेंसिटी, जेंडर, एज, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजन, एजुकेशन, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, फिजिकल एबिलिटी एंड मोर। इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, लोगों की रेसेस आ जाती हैं, उनकी एथेंसिटी आ जाती है, उनका जेंडर, एज, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजन, एजुकेशन, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये सारी चीजें वर्कप्लेस डाइवर्सिटी का पार्ट बनती हैं। Embarrassing diversity in the workplace involve creating an inclusive environment where all employees feel valued, respected and empowered to contribute to their unique perspective and talent। एक अच्छी डाइवर्सिटी कैसी होती है वर्क प्लेस में, ऐसी डाइवर्सिटी जिसके अंदर कैसा एनवायरनमेंट हो जहाँ पर सभी लोग अपनी वैल्यू फील करें, रिस्पेक्टेड फील करें, एम्पावर्ड फील करें और कंट्रीब्यूट कर सकें पर्सपेक्टिव और टैलेंट के लिए कि हाँ हम इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम करेंगे, वो एक अच्छी वर्कप्लेस डाइवर्सिटी कहलाती है। अब वर्कप्लेस डाइवर्सिटी के बेनिफिट क्या क्या होते हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग तरीके के लोग होंगे तो उसका क्या बेनिफिट आएगा। सबसे पहले एनहांस इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, तो a diverse workplace bring together individual with different background and experience leading to wide range of idea and perspective that can drive innovation and creativity within organization। क्या बोला है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होंगे, अलग अलग एक्सपीरियंस के लोग होंगे, तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के पास काफी सारे आइडियाज आएंगे, अलग अलग तरीके के काफी सारे पर्सपेक्टिव आएंगे, जिससे क्या होता है, इनोवेशन और क्रिएटिविटी बढ़ जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो diverse team are better equipped to tackle complex problem and challenges by considering a variety of viewpoint and approaches leading to more effective and innovative solution। क्या बोला है, अगर टीम्स होंगी वो अलग अलग तरीके की होंगी, डाइवर्स टीम होंगी, तो क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी उसे भी अच्छे से टैकल मतलब सॉल्व किया जा सकेगा, क्योंकि हमारे पास कई सारे तरीके के व्यू पॉइंट होंगे, अलग अलग अप्रोचेज होंगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से, कि तो उससे क्या होगा, प्रॉब्लम इजिली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट है इंक्रीज्ड एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड रिटेंशन। तो व्हेन एम्प्लॉय आर फील इंक्लूडेड एंड वैल्यूड फॉर हु दे आर मोर लाइकली टू बी एंगेज्ड, मोटिवेटेड एंड कमिटेड टू देयर वर्क, लीडिंग टू हायर रिटेंशन रेट एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। क्या है, अगर ये होगा कि हाँ एम्प्लॉय को ये फील होगा कि हाँ हमें हर चीज में इंक्लूड करा जाता है, हमारी वैल्यू करी जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो क्या होंगे, एंगेज्ड रहेंगे वर्क के अंदर, मोटिवेट रहेंगे, कमिटेड रहेंगे अपने काम के लिए। और इससे क्या होगा, एम्प्लॉय का टर्नओवर का कम होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय ज्यादा टिकेगा, रिटेन रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है बेटर डिसीजन मेकिंग। तो डाइवर्सिटी कैन लीड टू मोर वेल राउंडेड डिसीजन प्रोसेस एज डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड कंसीडर्ड, reducing the risk of group thinking and promoting more informed and thoughtful decision। क्या है, डाइवर्सिटी से क्या होता है, वेल राउंडेड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रहेगा, क्योंकि जो एम्प्लॉय हैं उनके सभी के पर्सपेक्टिव को कंसीडर करा जाता है। उसके बाद जिसके अल्टरनेटिव में सबसे कम मिस्टेक्स होती हैं और सबसे ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं, का वो अल्टरनेटिव एक तरीके से चूज करा जाता है। तो इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है। नेक्स्ट है enhanced reputation and brand image। तो ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रायोरिटाइज डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन आर ऑफन परसीव्ड आर मोर सोशली रिस्पॉन्सिबल, प्रोग्रेसिव एंड अट्रैक्टिव टू टॉप टैलेंट, कस्टमर एंड स्टेक होल्डर। क्या बोला है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाइवर्सिटी को प्रायोरिटाइज करती हैं, सभी को इंक्लूड करके रखती हैं अपने सभी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में, वो कैसी होती हैं, ज्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबल, प्रोग्रेसिव और अट्रैक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। और ऐसी जगह पर अच्छा टैलेंट मिलेगा आपको, अच्छे कस्टमर भी उन्हीं के पास जाएंगे और स्टेक होल्डर भी उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है। तो ये आपकी आ जाती है इंपॉर्टेंस क्या होती है वर्क प्लेस, मतलब बेनिफिट क्या होते हैं वर्क प्लेस डाइवर्सिटी के। नेक्स्ट टॉपिक आता है चैलेंजेस ऑफ वर्क प्लेस डाइवर्सिटी की। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर वर्क प्लेस डाइवर्सिटी है तो उसके क्या क्या आपके चैलेंजेस होते हैं। सबसे पहला चैलेंज आता है बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो अनकॉन्शियस बायसेस एंड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस कैन हिंडर द फुल इंटीग्रेशन एंड एडवांसमेंट ऑफ डाइवर्स एम्प्लॉय विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, अगर सही से मैनेजमेंट नहीं है तो क्या होगा, वर्क प्लेस के अंदर अगर डाइवर्सिटी होगी तो उससे बायस होगा, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करा जाएगा अगर सही से इन चीजों को मैनेज नहीं करा जाएगा। कुछ लोगों के लिए अच्छे डिसीजन लिए जाएंगे, कुछ लोगों के लिए वही डिसीजन गलत भी हो सकते हैं। तो वो चीज एक क्रिएट कर देती है बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन बैरियर। तो डिफरेंस इन कम्युनिकेशन स्टाइल, लैंग्वेज एंड कल्चरल नॉर्म कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड बैरियर टू इफेक्टिव कोलैबोरेशन अमंग टीम मेंबर। कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट होता है, मतलब अगर अलग अलग स्टाइल के लोग होंगे, अलग अलग लैंग्वेज के लोग होंगे, अलग अलग कल्चर के लोग होंगे, तो वो आपस में एक दूसरे की चीजों को इतनी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे जितनी उनके सिमिलर वाले लोग समझ पाते हैं। तो इससे क्या होगा, एक कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट हो जाएगा, वो आपस में टीम के अंदर अच्छे से क्लियरली बात नहीं समझ पाएंगे, बात कर नहीं पाएंगे, जिससे क्या होगा, वो टीम के अंदर सही से एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू चेंज। तो सम एम्प्लॉय में रेजिस्ट डाइवर्सिटी इनिशिएटिव ड्यू टू फियर ऑफ चेंज, डिस्कम्फर्ट विद डिफरेंस और परसेप्शन ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट। क्या है, जो ये वर्क प्लेस के अंदर डाइवर्सिटी होती है, इसमें क्या होता है, कई बार अगर ऑर्गेनाइजेशन को अपने अंदर या अपने मैनेजमेंट में कोई भी चेंज लाना है, तो ये जो लोग होते हैं डाइवर्सिटी वाले, वो इससे एक तरीके से रेजिस्टेंस करते हैं, मतलब इस चेंज के लिए मना करते हैं। और मना किस रीजन से करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि ये चेंज है वो किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा है। हो सकता है कुछ के लिए अच्छा हो, कुछ के लिए बुरा हो। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, उस चेंज को अडेप्ट नहीं करते हैं। तो ये एक तरीके से लिमिटेशन हो जाती है कि वो रेजिस्टेंस करते हैं चेंजेस के लिए। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंक्लूसिव पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। तो इनएडुकेट पॉलिसी, प्रोसीजर और प्रैक्टिस दैट डू नॉट सपोर्ट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन कैन अंडरमाइन एफर्ट टू क्रिएट ट्रूली इंक्लूसिव वर्कप्लेस कल्चर। कई सारी इन सारी पॉलिसी के अलावा ऑर्गेनाइजेशन की और भी कई सारी पॉलिसी होती हैं, कई बार क्या हो जाता है, वो इनएडुकेट होती हैं या फिर जो वर्क प्लेस के अंदर डाइवर्सिटी होती है उसे सही से सपोर्ट नहीं करती हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, फिर वो पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। तो ये भी एक आपकी लिमिटेशन में ही आ जाती है कि वर्क प्लेस डाइवर्सिटी की आपकी क्या लिमिटेशंस हैं, और यहाँ पर आपकी ये वर्क प्लेस डाइवर्सिटी का कंसेप्ट ओवर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा एम्पावरमेंट का। तो एम्पावरमेंट इन द वर्कप्लेस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग एंड सपोर्टिंग एम्प्लॉय टू टेक ओनरशिप ऑफ देयर वर्क, मेक डिसीजन, सॉल्व प्रॉब्लम एंड कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू द ऑर्गेनाइजेशन। एम्पावरमेंट क्या होता है, वर्कप्लेस के अंदर एम्पावरमेंट का एक तरीके का प्रोसेस है जिसके अंदर क्या करा जाता है, एम्प्लॉय को सपोर्ट करा जाता है कि वो जो काम कर रहे हैं उसकी ओनरशिप लें, उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने हैं वो डिसीजन लें, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसे आइडेंटिफाई करके सॉल्व करें,
और एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए मीनिंगफुल मतलब उसका सही एक तरीके से डिसीजन लेकर दें, अगर कोई वर्क है उसे कंप्लीट करके दें और ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन दें, तो वो चीज कहलाती है एम्पावरमेंट। Empowered employee feel a sense of autonomy, responsibility and confidence in their ability, leading to increased motivation, engagement and performance। जो एक एम्पावर्ड एम्प्लॉय होगा उसके अंदर ऑटोनॉमी की फीलिंग रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग रहेगी और कॉन्फिडेंस रहेगा उसके अंदर अपनी एबिलिटीज पर उसे। और वो क्या करेगा, इस इन सारी चीजों की वजह से और ज्यादा मोटिवेशन से काम करेगा, एंगेजमेंट और परफॉर्मेंस जिससे उसकी बनी रहे, तो वो चीज कहलाती है आपकी एम्पावरमेंट। Here are some key aspect of empowerment in workplace। वर्कप्लेस में अब एम्पावरमेंट होता है उसके कुछ पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले ट्रस्ट एंड ऑटोनॉमी, तो एम्पावरिंग एम्प्लॉय इन्वॉल्व ट्रस्टिंग देम टू मेक डिसीजन एंड टेक इनिशिएटिव इन देयर रोल। प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी ऑफ अलाउ एम्प्लॉय टू हैव अ सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर देयर वर्क एंड फोस्टर अ कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी। क्या बोला है, जो एक एम्पावर्ड एम्प्लॉय होगा वो क्या करेगा, वो जो अपना वर्क होगा उसे ट्रस्टफुल तरीके से करेगा क्योंकि उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क की उसी एम्प्लॉय के पास है। और उसे अगर हम ऑटोनॉमी भी दे देते हैं कि अपने वर्क पर कंट्रोल रखो, तो इससे क्या होगा, जो उसकी अकाउंटेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है क्लियर एक्सपेक्टेशंस एंड गोल, तो सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशंस एंड गोल्स ऑफ एम्प्लॉय हेल्प देम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम एंड प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग। क्या बोला है कि अगर ये बता दिया जाएगा क्लियरली कि ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय से क्या चाहिए, उनसे क्या एक्सपेक्टेड है, उनसे क्या गोल है, तो वो एम्प्लॉय को ये समझने में मदद करेगा कि हाँ उन्हें किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से डिसीजन लेना है। व्हेन एम्प्लॉय नो व्हाट सक्सेस लुक लाइक दे आर बेटर इक्विप्ड टू टेक ओनरशिप ऑफ द वर्क। अगर उन्हें पता होगा कि हाँ इस वर्क में सक्सेस मिलेगी और ऐसी सक्सेस मिलती है, तो फिर वो क्या करेंगे, उस वाले वर्क को अडॉप्ट करेंगे, उसकी ओनरशिप लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर है सपोर्टिव लीडरशिप, तो लीडर प्ले अ क्रूशियल रोल इन एम्पावरिंग एम्प्लॉय बाय प्रोवाइडिंग गाइडेंस, रिसोर्स एंड फीडबैक। एक सपोर्टिव लीडरशिप का होना जरूरी है एम्पावरमेंट के लिए, क्योंकि एक जो लीडर होता है वही एम्प्लॉय को गाइडेंस, रिसोर्स और फीडबैक प्रोवाइड करवाता है कि अगर तुम इस वर्क के लिए एम्पावर्ड हो जाते हो तो उसके क्या बेनिफिट हैं, क्या रिसोर्सेज लगेंगे, ये सारी चीजें। सपोर्टिव लीडर इनकरेज ओपन कम्युनिकेशन, जो एक सपोर्टिव लीडर होता है वो क्या करता है, ओपन कम्युनिकेशन को इनकरेज करता है, मेंटरशिप ऑफर करता है, अपॉर्चुनिटी एंड क्रिएट अ सेफ स्पेस फॉर पीपल टू वॉइस देयर आइडिया एंड कंसर्न। और जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हें एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करवाता है कि जो उनका आइडिया है, उनका कंसर्न है, उसे सुना जाएगा, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसे सुना जाएगा। नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, तो एम्पावरिंग एम्प्लॉय इन्वॉल्व इन्वेस्टिंग इन देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्या बोला है, अगर हमें एम्प्लॉय को एम्पावर करना है तो हमें उसे कई सारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना पड़ता है, उसका मतलब उसे कई सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी पड़ती है, स्किल बिल्ड करनी पड़ती है, उसकी कैरियर एडवांसमेंट इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं जिससे उस एम्प्लॉय को अपने वर्क की सारी नॉलेज मिल जाए। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन एंड फीडबैक, तो रिकॉग्नाइजिंग एंड अप्रिशिएटिंग एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन थ्रू पॉजिटिव फीडबैक, रिवॉर्ड एंड एक्नॉलेजमेंट कैन बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। क्या करना होता है, अगर एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के अंदर रिकॉग्निशन और फीडबैक किया जाएगा तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय और ज्यादा मोटिवेट होगा कि अगर एम्प्लॉय के वर्क को रिकॉग्नाइज करा जाए, अप्रिशिएट करा जाए, उसे पॉजिटिव फीडबैक ली जाए, उससे उसको रिवॉर्ड दिया जाए, ये सारी चीजें उसे क्या करेंगी, और ज्यादा कॉन्फिडेंट और मोटिवेट कर देंगी। रेगुलर फीडबैक सेशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट। अगर रेगुलरली फीडबैक ली जाएगी एम्प्लॉय से तो वो उससे ग्रोथ भी होगी ऑर्गेनाइजेशन की भी और एम्प्लॉय की भी, लर्निंग बढ़ेगी और इम्प्रूवमेंट होंगी चीजें। नेक्स्ट है encouraging innovation and creativity, तो empowered employee can encourage to think creatively, challenge the status quo and propose new idea। जो empowered employee है वो क्या करेगा, उसे वो encourage करेगा अपनी creativity की thinking से और अच्छे से काम करने के लिए encourage करा जाएगा उसे, चैलेंज उसे कई सारी चीजें जो स्टेटस होंगे या जो भी चीजें हैं उन्हें चैलेंज करने के लिए तैयार किया जाएगा, नए नए आइडिया प्रपोज करे जाएंगे उसे। Creating a culture that value innovation and experiment can empower employee to explore new solution and drive organizational goal। क्या है, जो एक कल्चर दैट वैल्यू द इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा कल्चर क्रिएट करा जाएगा उस एम्प्लॉय के लिए जिसमें वो इनोवेशन कर सके, एक्सपेरिमेंट्स कर सके और जिससे क्या कर सके, नए नए तरीके के सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सके। तो ये होता है आपका एनकरेजिंग एंड इनोवेशन क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग, तो इन्वॉल्व एम्प्लॉय इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, सीकिंग देयर इनपुट एंड वैल्यूइंग देयर पर्सपेक्टिव कैन एम्पावर देम टू फील इन्वेस्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। अगर हम एम्प्लॉयज को अपने डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे, उनका जो इनपुट है वो देखेंगे
और उनके जो भी पर्सपेक्टिव है उसकी वैल्यू करेंगे। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय को एक तरीके से बिलोंगिंगनेस की फीलिंग लगेगी और उसे ये लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी सक्सेस के अंदर हमें भी इन्वॉल्व करती है, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अच्छे से भी काम करेगा। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो एम्पावरमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट रिक्वायर कंटिन्यूअस फीडबैक, रिफ्लेक्शन एंड एडेप्टेशन। इसका मतलब क्या है कि जो ये एम्पावरमेंट है वो एक तरीके का कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं होता है, ये चलता रहता है, फीडबैक मिल जाती है, उसके बाद दोबारा से वही सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो डाउनसाइजिंग होता क्या है? डाउनसाइजिंग इन द वर्कप्लेस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉय विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, टिपिकली एज अ कॉस्ट कटिंग मेजर और इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस नीड। डाउनसाइजिंग का मतलब क्या होता है? जब वर्कप्लेस मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय हैं उन्हें कम करा जाए, उनके नंबर्स को रिड्यूस करा जाए, या तो कॉस्ट को कम करने की वजह से या फिर बिजनेस की नीड्स में चेंज आया है उसकी वजह से। तो वो जो प्रोसेस होता है उसको हम डाउनसाइजिंग कहते हैं। डाउनसाइजिंग कैन इन्वॉल्व ले ऑफ, अर्ली रिटायरमेंट ऑफर और अदर मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द वर्कफोर्स साइज। इसके अंदर हम क्या करते हैं? ले ऑफ कर देते हैं, मतलब निकाल देते हैं, या फिर उन्हें अर्ली रिटायरमेंट ऑफर दे देते हैं, या फिर किसी और मेथड से वर्कफोर्स है उसके साइज को कम कर दिया जाता है। वो चीज कहलाती है आपकी डाउनसाइजिंग। While downsizing may be necessary in certain situation to improve efficiency और respond to economic challenges, जो ये डाउनसाइजिंग है वो कई जगहों पर एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए भी काम आती है, इकोनॉमिक चैलेंज है उनके रिस्पॉन्ड में सही से रिएक्ट करने के लिए भी डाउनसाइजिंग का यूज करा जाता है। इट कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉय मोरल एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, लेकिन इसका जो एम्प्लॉय मोरल है और ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है उसके ऊपर एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है। तो हेयर आर सम की कंसिडरेशन रिलेटिंग टू डाउनसाइजिंग। अब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन डाउनसाइजिंग कर रही है तो उसे कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। क्या क्या चीजें हैं वो? नंबर 1 आता है कम्युनिकेशन। तो ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन इज इसेंशियल ड्यूरिंग द डाउनसाइजिंग प्रोसेस। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे अपने एम्प्लॉय को ट्रांसपेरेंटली और क्लियरली तरीके से ऑनेस्टली बता देना चाहिए कि कंपनी डाउनसाइजिंग का प्रोसेस यूज करना चाहती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लियरली कम्युनिकेट द रीजन फॉर डाउनसाइजिंग। उन्हें रीजन बता देना चाहिए डाउनसाइजिंग का। हाउ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, कैसे डाउनसाइजिंग करा जाएगा ये बता देना चाहिए एम्प्लॉय को। व्हाट सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड टू अफेक्टेड एम्प्लॉय, और जिन एम्प्लॉयों को डाउनसाइजिंग के अंदर हटाया जाएगा उनको क्या क्या बेनिफिट या फैसिलिटीज प्रोवाइड सपोर्ट करेगी कंपनी, ये सारी चीजें क्लियरली बताई दी जानी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट है एम्प्लॉय सपोर्ट। तो डाउनसाइजिंग कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉय हु आर लेड ऑफ और रिमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन। डाउनसाइजिंग से क्या होता है? जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहे हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन में है, दोनों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विस सच एज कैरियर काउंसलिंग, जॉब सर्च असिस्टेंस एंड इमोशनल सपोर्ट कैन हेल्प अफेक्टेड एम्प्लॉय नेविगेट द ट्रांजिशन एंड कोप अप विद द चेंज। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए? एम्प्लॉय सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए, जिसके अंदर क्या क्या आ जाना चाहिए? जैसे काउंसलिंग हो गया, जॉब सर्च हो गया, इमोशनल सपोर्ट, ये सारी चीजें उसके अंदर आनी चाहिए, जिससे क्या हो, जो अफेक्टेड एम्प्लॉय हैं वो अच्छे से इस चेंज के साथ कॉप अप कर सकें। नेक्स्ट रहेगा रिटेंशन ऑफ टैलेंट। तो व्हेन डाउनसाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन शुड केयरफुली कंसीडर व्हिच पोजीशन आर क्रिटिकल टू बिजनेस एंड प्रायोरिटाइजिंग रिटेनिंग की टैलेंट। तो क्या बोला है? जब कंपनी डाउनसाइजिंग कर रही हो तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए? केयरफुली तरीके से ये देखना चाहिए कि किन किन चीजों पोजीशन की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जरूरत है तो उन्हें रिटेन करके रखे, बाकी जो एक्स्ट्रा की पोजीशंस हैं उन्हें डाउनसाइज करा जाए। नेक्स्ट है मोरल एंड कल्चर। तो डाउनसाइजिंग कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉय मोरल, ट्रस्ट एंड एंगेजमेंट। जो डाउनसाइजिंग है उसका एम्प्लॉय के मोरल पर, उनके ट्रस्ट पर और उनकी एंगेजमेंट पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोएक्टिवली एड्रेस कंसर्न, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ओपन डायलॉग एंड डेमोन्स्ट्रेट एम्पैथी एंड सपोर्ट फॉर एम्प्लॉय ड्यूरिंग टाइम ऑफ चेंज। क्या बोला है? ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें प्रोएक्टिवली एड्रेस करना चाहिए, मतलब जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिए उन एम्प्लॉयज को जिनको डाउनसाइज करा गया है। उन्हें अगर कहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उन्हें वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाए, एम्पैथी और सपोर्ट करा जाए उन एम्प्लॉय को इस चेंजिंग टाइम के टाइम पर। नेक्स्ट है लीगल कंसिडरेशन। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट व्हेन इंप्लीमेंटिंग डाउनसाइजिंग, इंक्लूडिंग adhering to labor law, providing proper notice to affected employee and offering fair service severance package। क्या बोला है? जब भी ऑर्गेनाइजेशन डाउनसाइजिंग करती है तो उसे लीगल रिक्वायरमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए, जिसके अंदर क्या आता है? लेबर लॉज को फॉलो करा जाए डाउनसाइजिंग करते समय, जो एम्प्लॉयज अफेक्टेड हो रहे हैं उन्हें एक प्रॉपर नोटिस दिया जाए, और जो एम्प्लॉय को हटाया जा रहा है उन्हें एक फेयर सीवरेंस पैकेज, मतलब जब कंपनी निकालती है एम्प्लॉय को तो जो पैकेज दिया जाना चाहिए वो सही पैकेज एक दिया जाना चाहिए।
फिर है फ्यूचर प्लानिंग, तो डाउनसाइजिंग शुड बी अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक प्लान दैट कंसीडर लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल, मार्केट कंडीशन एंड वर्कफोर्स नीड। डाउनसाइजिंग क्या है? एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक प्लान है जो कि क्या कंसीडर करता है, लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल्स को, मार्केट कंडीशन को और वर्कफोर्स की जरूरत को ध्यान में रख के डाउनसाइजिंग करी जाती है। ऑर्गेनाइजेशन शुड असेस द इम्पैक्ट ऑफ डाउनसाइजिंग ऑन रिमेनिंग एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजेशन का जो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे जो बाकी के एम्प्लॉय रह जाते हैं डाउनसाइजिंग के बाद, उनके ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर ध्यान रखना चाहिए। टीम्स में क्या डायनेमिक्स आ जाएंगे और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के अकॉर्डिंग डाउनसाइजिंग प्लान करनी चाहिए। ठीक है, ये था आपका डाउनसाइजिंग का कंसेप्ट। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है आपका वो है वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो VRS स्टैंड फॉर वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम विच इज अ प्रोग्राम ऑफर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू एनकरेज एम्प्लॉय टू वॉलेंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम देयर पोजीशन। ये क्या है? एक तरीके का प्रोग्राम है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एम्प्लॉयज को इनकरेज करती है कि वो वॉलेंटरी मतलब अपनी इच्छा से ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर हो जाएं। VRS is typically used as cost-cutting measure or to reduce the size of workforce in non-coercive manner। VRS क्या है? एक कॉस्ट कटिंग का मेजर है, जैसे डाउनसाइजिंग था वही की उसी की तरह है, लेकिन डाउनसाइजिंग में एम्प्लॉयज को निकाला जाता है और इसके अंदर एम्प्लॉय खुद निकल जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। इससे ये किस लिए करा जाता है? या तो कॉस्ट को कट करने के लिए या फिर जो वर्कफोर्स है उसके साइज को रिड्यूस करने के लिए इसका यूज करा जाता है। ठीक है, employee who opt for VRS usually receive certain benefit or incentives such as lump sum payment, extended healthcare coverage और अदर फाइनेंशियल इंसेंटिव। ऐसे एम्प्लॉय जो VRS के लिए ऑप्ट करते हैं, मतलब खुद ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर होने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो उन्हें क्या मिलता है? कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि या तो लम सम में कोई पेमेंट मिलती है या हेल्थ केयर को एक्सटेंड करा जाता है या कोई और फाइनेंशियल इंसेंटिव उन्हें दिया जाता है। कुछ की पॉइंट्स होंगे VRS से रिलेटेड, तो सबसे पहला है वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन। तो VRS इज अ वॉलेंटरी मीनिंग दैट एम्प्लॉय हैज द चॉइस टू पार्टिसिपेट और नॉट। जो VRS प्रोग्राम होता है वो वॉलेंटरी होता है, अगर एम्प्लॉय चाहे तो खुद रिटायर हो सकता है और नहीं चाहे तो वो उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है। इट इज ऑफन ऑफर टू एम्प्लॉय हु आर नियरिंग रिटायरमेंट एज और हु आर विलिंग टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन वॉलेंटरली। ये किन एम्प्लॉय को ऑफर करा जाता है? ऐसे एम्प्लॉय जो रिटायर होने वाले हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाना चाहते हैं, उन्हें ये प्रोग्राम ऑफर करा जाता है। नेक्स्ट है कॉस्ट सेविंग। तो ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट VRS एज अ वे ऑफ रिड्यूस लेबर कॉस्ट, स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन और रिस्ट्रक्चर द वर्कफोर्स। ऑर्गेनाइजेशन कब इसे इंप्लीमेंट करती है? जब ऑर्गेनाइजेशन या तो लेबर की कॉस्ट को कम करना चाह रही है या स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस को कम करना चाह रही है या फिर जो वर्कफोर्स है उसे रिस्ट्रक्चर करना चाह रही है। बाय ऑफरिंग इंसेंटिव फॉर द एम्प्लॉय टू रिटायर अर्ली, ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव कॉस्ट सेविंग इन द लॉन्ग रन। VRS ऑप्ट करके ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है? लॉन्ग रन में अपनी कॉस्ट को सेव कर सकती है। नेक्स्ट है लीगल कंसिडरेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट व्हेन इंप्लीमेंटिंग VRS। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लीगल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करनी चाहिए अगर वो VRS के लिए ऑप्ट कर रही हैं, इंक्लूडिंग प्रोवाइड क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द स्कीम। जिसके अंदर जो स्कीम है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। इंश्योरिंग फेयरनेस इन सिलेक्शन प्रोसेस। जो सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए। एंड अधेरिंग टू लेबर लॉ रिलेटेड टू रिटायरमेंट एंड सिवरेंस बेनिफिट। और जो भी लेबर लॉज वगैरह हैं रिटायरमेंट और सिवरेंस से रिलेटेड वो सारे फॉलो किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है एम्प्लॉय बेनिफिट। तो एम्प्लॉय हु ऑप्ट फॉर VRS में रिसीव वेरियस बेनिफिट सच एज लम सम पेमेंट, एक्सटेंडेड हेल्थ केयर कवरेज, पेंशन बेनिफिट और अदर फाइनेंशियल इंसेंटिव। जो भी एम्प्लॉय VRS के लिए ऑप्ट आउट करते हैं उन्हें ये सारे बेनिफिट मिलने चाहिए। इनमें से बेनिफिट्स मिलने चाहिए या तो लम सम पेमेंट मिले, एक्सटेंडेड हेल्थ केयर कवरेज मिले, पेंशन का बेनिफिट मिले या कोई और फाइनेंशियल इंसेंटिव प्लान मिले। Impact on workforce and culture। तो implementing VRS can have implication for workforce dynamic, team composition and organization culture। VRS को implement करने से क्या होगा? जो वर्कफोर्स है, टीम कंपोजिशन है और ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, इन सभी चीजों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजेशन शुड केयरफुली कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ VRS ऑन रिमेनिंग एम्प्लॉय, सक्सेशन प्लानिंग एंड मेंटेनिंग अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम। तो ऑर्गेनाइजेशन को केयरफुली ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। जो बचे हुए एम्प्लॉय हैं उनके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उससे रिलेटेड प्लानिंग करनी चाहिए। तो देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है वर्क लाइफ बैलेंस। तो वर्क लाइफ बैलेंस रेफर्स टू द इक्विलिब्रियम बिटवीन द डिमांड ऑफ वर्क एंड पर्सनल लाइफ, अलाउइंग इंडिविजुअल टू इफेक्टिवली मैनेज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बोथ एरिया विदाउट फीलिंग ओवरवेल्म्ड और बर्नआउट। वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है? ये एक इक्विलिब्रियम होता है किसी इंडिविजुअल की वर्क लाइफ के और पर्सनल लाइफ के बीच में, जिससे क्या हो वो अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को अच्छे से मैनेज कर सके और दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर सके बिना ओवरवेल्म्ड और बर्नआउट हुए।
Achieving a healthy work-life balance is essential for overall well-being, job satisfaction, productivity and mental health. एक अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस अचीव करने के लिए अच्छा वेलबींग होना जरूरी है, जॉब सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है, प्रोडक्टिविटी के लिए जरूरी है और मेंटल हेल्थ के लिए एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस जरूरी है आपका। ठीक है, नेक्स्ट हैगा हेयर आर सम की पॉइंट रिलेटेड टू वर्क लाइफ बैलेंस। तो नंबर 1 पर हैगा टाइम मैनेजमेंट। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग वर्क लाइफ बैलेंस। Prioritizing tasks, setting boundaries and stabilizing a routine can help individual allocate time effectively between work and personal activity। क्या बोला है, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने के लिए एक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट होना जरूरी है। पर्सन अपना जो इंडिविजुअल है वो अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करे, बाउंड्री सेट करे और एक रूटीन स्टेबलाइज करे जिससे वो दोनों चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाए अपना। ठीक है, नेक्स्ट हैगा हमारा बाउंड्रीज। तो सेटिंग बाउंड्रीज बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट वर्क फ्रॉम इंक्रोचिंग ऑन पर्सनल टाइम। क्या बोला है, इंडिविजुअल को अपनी बाउंड्रीज सेट कर लेनी चाहिए जिससे क्या हो, जो वर्क लाइफ है और पर्सनल लाइफ है दोनों के बीच में एक डिफरेंस आ जाए और जो वर्क लाइफ है वो पर्सनल लाइफ पर इंक्रोच मतलब हावी ना होने पाए। Stabilizing clear boundaries such as designated work hour, breaks and time off can maintain a healthy work-life balance। क्या बोला है, इंडिविजुअल को अपनी बाउंड्रीज में क्या क्या सेट करना चाहिए, अपना वर्क डेजिग्नेटेड कर लेना चाहिए, मतलब कितना काम टाइम उसे अपने कितना टाइम अपने काम को देना है, ब्रेक कितने लेने हैं, टाइम ऑफ क्या है, ये सारी चीजें करने से एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन होता है। नेक्स्ट हैगा फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट सच एज रिमोट वर्क, फ्लेक्सिबल आवर, कंप्रेस्ड वर्क वीक can contribute to better work life balance by allowing individual to adjust their schedule to accommodate personal commitment and preference। क्या बोला है, जो वर्क लाइफ होनी बैलेंस वर्क लाइफ का टाइम पीरियड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें अरेंजमेंट्स होनी चाहिए फ्लेक्सिबल की, अपने अकॉर्डिंग आवर्स फिक्स्ड किए जा सके, मैनेज किए जा सके, कंप्रेस्ड वर्क भी करा जा सके, मतलब अगर वीक में कभी कम काम करना है तो वो भी किया जा सके जिससे एक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट हो सके। नेक्स्ट है सेल्फ केयर। तो प्रैक्टिसिंग सेल्फ केयर एक्टिविटीज सच एज एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस, हॉबीज एंड सोशलाइजिंग इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ओवरऑल वेलबींग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस। क्या बोला है, सेल्फ केयर एक्टिविटीज परफॉर्म करनी चाहिए जैसे कि एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस, हॉबीज, सोशलाइजिंग। इन सब से क्या होता है, वेलबींग अच्छा रहता है और स्ट्रेस कम होता है। टेकिंग केयर ऑफ वन फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ इज क्रूशियल फॉर अचीविंग वर्क लाइफ बैलेंस। क्योंकि अगर अच्छा एक वर्क लाइफ बैलेंस अचीव करना है तो उसके लिए एक पर्सन की फिजिकल, इमोशनल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। तो ओपन कम्युनिकेशन विद सुपरवाइजर, कलीग एंड फैमिली मेंबर इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस एंड सीकिंग सपोर्ट व्हेन नीडेड। क्या बोला है, जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो ओपन होना चाहिए जिससे अगर कभी जरूरत पड़े तो किसी की भी मदद ली जा सके, तो इससे भी एक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है वो हमारा वर्क कल्चर। तो अ सपोर्टिव वर्क कल्चर दैट वैल्यू वर्क लाइफ बैलेंस एंड प्रमोट एम्प्लॉय वेलबींग कैन बी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू मेंटेन हेल्दी बैलेंस। क्या बोला है, जो वर्क कल्चर है वो कैसा होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए जिससे वर्क लाइफ को सपोर्ट मिले और जो एम्प्लॉय है उसकी वेलबींग है उसे प्रमोशन मिले। इससे क्या होता है, जो एक एम्प्लॉय की हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस की एबिलिटी होती है वो इनहांस होती है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शंस एंड एडजस्टमेंट। तो रेगुलरली रिफ्लेक्टिंग ऑन वंस वर्क लाइफ बैलेंस, असेसिंग प्रायोरिटीज एंड मेकिंग एडजस्टमेंट आर नीडेड आर एसेंशियल फॉर स्टेइंग इन कंट्रोल ऑफ वंस शेड्यूल एंड वेलबींग। क्या बोला है, एक पर्सन की वर्क लाइफ को रेगुलरली रिफ्लेक्ट करना, प्रायोरिटीज सेट करना और एडजस्टमेंट जहाँ जहाँ जरूरी चेंजेस हैं वो चेंजेस करना। इससे क्या होता है, एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट होता है अगर वो अपनी जो डेली का टाइम है उसे इस तरीके से मैनेज करेगा। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर हमारी ये यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाती है, इसकी वन शॉट रिवीजन। होप तो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।